हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक्सीलेंस। हम लोग चल रहे हैं अपने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेकर। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में चैप्टर 3 हम लोग कर रहे थे। एफपीटीपी अपन ने पढ़ा, पीआर पढ़ा, और पीआर के बाद हम लोग चल रहे हैं उनके रिजर्वेशंस के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्वेशन का मतलब क्या है? अरे भाई, हमारे पास इंडिया में बहुत रिजर्वेशंस है। कहने को शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। क्या ये रिजर्वेशन हमारे डिसएडवांटेज सोसाइटी के लिए जरूरी है? ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो मैं नहीं छेड़ूंगा, पर हम लोगों ने अभी रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब रिजर्वेशन विमेन का भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ रिसेंटली इंडिया में बिल पास हो गया। क्या? 33% विमेन होगी। कब से हो रही है ये? 2028 से, 2029 के इलेक्शन से। अगर हम बात करेंगे तो एफपीटीपी में द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि एलिट्स हमेशा जीते हैं। अगर इंडिया में बात करो तो 1632 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, रिलीजन, कास्ट, सिस्टम सब अलग अलग है। चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ जी मैम। हमारे पास अगर मैं सोशल सिस्टम की बात करता हूँ तो एफपीटीपी सिस्टम कैन मीन दैट डोमिनेंट आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं और कास्ट हैं, दे कैन मीन एनीवेयर। और जो हमारे छोटे सोशल कास्ट है वो तो बेचारे हमेशा अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे। इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि जो नीची जात है, यानी जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, इनको हम लोग लेकर चलेंगे। ये इशू बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था, कब? इंडिपेंडेंस से पहले भी। और ब्रिटिश ने तो भाई बहुत ही बुरा किया था, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मैं आपको समझाता हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो होता है जहां पर एक हिंदू सिर्फ हिंदू को ही वोट दे सकता है, जहां पर एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है, एक सिख सिर्फ सिख को वोट दे सकता है। तो यहाँ पर ये बड़ा डिवीजन कर रखा था जी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम था वो बहुत ही बुरा हो रखा था। एंड ओनली दोज वोटर्स विल बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस पे बात करी और उन्होंने बोला कि अगर आपको देश को एकता में रखना है तो भैया ये रिजर्वेशन देना चाहिए। सो यहाँ पर हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिया। क्या है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज? ऑल द वोटर्स are eligible to vote, but the candidates must belong to a particular community for which the seat is reserved. क्या ये बात समझ में आ गई? हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं which may be spread across the country. अगर मैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ, their members may not be sufficient to able to influence a victory. हमारे पास अगर मैं कंट्री की बात करूं तो बहुत सारी साइजेबल ग्रुप्स है जिनका ध्यान रखना है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे रिजर्वेशन के साथ ही हमारे चलती है। चलिए भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी। आप लोगों ने लीगल पढ़ी है ना? लीगल में मैंने आपको एक चीज बताई है। क्या क्या बताया मैंने? कि लीगल स्टडीज में हमारे पास ये बताया है कि लोकसभा में 545 सीट्स, हर स्टेट की अलग अलग सीट्स है। हमारे पास पावर डिवाइडेड है, किसमें? पावर डिवाइडेड किसमें? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द लेजिस्लेचर। यहाँ पे लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सबको हमने दिया। यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए बनाया गया ये सारे के सारे डिवीजन, कि ताकि हम अपने हर एक जात को आगे लेकर चले। 2020 तक ये था, 2020 के बाद और एक्सटेंड कर दिया गया 2040 तक। पार्लियामेंट अपने आप को और भी एक्सटेंड कर सकता है जितनी मर्जी चाहे। अगर 543 सीट्स है, 84 सीट्स आपकी कितनी रिप्रेजेंटेड है? शेड्यूल कास्ट के लिए। 47 किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो इतनी सीट्स तो आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की रहेंगी। अब 2029 में कौन सा रिजर्वेशन आ जाएगा? विमेन। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले यहां तक पढ़ेंगे। अभी तक जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि वाई डू वी नीड। ठीक है, क्वेश्चंस मैडम लिख लो पर भेज देना, क्योंकि पिछली बार भी भेजे नहीं है। भाई की कंप्लेंट है, भाई कह रहे भेजे नहीं। हाँ, भाई कह रहा था भेजती नहीं है ये। क्वेश्चन लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी नीड
रिजर्वेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका आंसर लिखेंगे आप। अभी तक मेरे को नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं मेरे को सारे चाहिए ट्यूसडे तक। तो अभी दे तो रहा हूँ, अभी भयंकर से दे रहा हूँ, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जा। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स how the constitution provides reservation of seats in Lok Sabha and state legislative assembly। ये देखना है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब कौन डिसाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे पर उसके बाद फिर आगे। व्हाट डू यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिलिमिटेशन कमीशन। अब हु डिसाइड्स कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रखनी है या कौन सी डिसीजन जो है कि वो लेगा, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन। ये जो डिसीजन है जहां पर आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है विमेन के लिए, आपके क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, हाँ, तो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है ये सारी चीज। डिलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर इनका एक ही काम है, पर्पस ऑफ ड्राइंग अप दी बाउंड्री सेटअप करना। हमारे हर एक कोटा को हम लोग लेकर चलेंगे जहां पे स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससीज और एसटीज। जब हम बाउंड्रीज को ड्रॉ करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन ही है जो हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को साथ में लेकर चलते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग अपने हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के साथ रिजर्व करते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपसे शेड्यूल कास्ट की, डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे दो चीजें देखती है। एक तो क्या देखती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखती है किसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। सुन रहे हो, सबसे पहले क्या करता है वो, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ढूंढेगा जहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक एरिया है, नाम है त्रिलोकपुरी। कभी गए हो जगह पे? कभी आओगे नोएडा से तो तुम्हें रास्ते में दिखेगा ये एरिया। ये एरिया के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स मिलेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स तो नहीं मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो शेड्यूल कास्ट ही होते हैं। बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है जब इवनली स्प्रेड होती है थ्रू आउट द कंट्री, तो ये डिलिमिटेशन क्या करती है, वो अलग अलग जगह पे रोटेट करती रहती है। कभी ये वाली सीट लगा दी क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट में, कभी वो वाली सीट लगा दी, पर इतना ही लिमिटेशन है जो अपना दे रखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिलिमिटेशन कमीशन, हाउ इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, now the next part is constitution does not make reservation for other disadvantaged groups। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें विमेन के ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अभी तक ये बिल पास हुआ है जी, अभी हुआ है बिल पास, बट अभी तक डिसाइड नहीं करा क्या रिजर्वेशन, कैसा रिजर्वेशन, कैसी सीट्स। ये अभी डिसाइड होगा जब इनका एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी 2029 से पहले। यहाँ पे डिमांड 1/3 सीट में से आर्टिकुलेट होगी। रिजर्वेशन हमारे यहाँ पर हमने लोकल गवर्नमेंट में दे रखा है विमेन को। लोकल गवर्नमेंट में कैसे, हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल के जो इलेक्शंस होते हैं ना एमसीडी के, हमारे पास इंडिया में 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं। एक होते हैं सेंटर जो अभी हुए हैं मोदी जी वाले, सेकंड इलेक्शंस हो गए जो होते हैं हमारे स्टेट वाले, और तीसरे इलेक्शन जो होंगे जो होते हैं लोकल वाले, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। यस, लोकल गवर्नमेंट में हम लोगों ने 33% विमेन को दे रखा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ, इसी से इंस्पायर होकर नहीं, ये पहले से बिल 2005 से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अब जाके पास हुआ।
आइए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो। So now, if we are going to talk about the free and fair elections, the true test of any election is the ability to ensure the free and fair elections. अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए रियलिटी के साथ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट इलेक्शन सिस्टम आपके यहाँ पर इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है इलेक्शन का, ये हमारे एस्पिरेशंस के साथ होना चाहिए, जहाँ पर हम लोग एक इलेक्टरल रिजल्ट्स की तरफ काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और राइट टू कॉन्टेस्ट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में दो सवाल पूछे जाते हैं, वोटर्स कौन है, कॉन्टेस्ट कौन करता है इलेक्शंस का। ये दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश करता है। अगर आपको एक बात करूं तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रिक्वायर्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजंस मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। हमारे पास जितने भी एडल्ट्स हैं वो तो भैया वोट करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होना चाहिए। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? दैट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज एन एडल्ट एंड ही इज एलिजिबल टू वोट। अब क्वेश्चन आएगा, क्या वोटिंग फंडामेंटल राइट है? नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है ब्रो, ये लीगल राइट है। बहुत सारी कंट्रीज में सिटीजंस हैव टू फाइट लॉन्ग battles with the rulers. In many countries, women can get this right very late and only after the struggle. कुछ जगहों पे तो women को बहुत ज्यादा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ता। 1989 से एक एडल्ट का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं दे शुड रिड्यूस द एलिजिबिलिटी टू 18। पहले यहाँ पर क्या था, हमारे पास 21 से लेकर जितने भी लोग थे ना, वो हमारे पास क्या थे, एडल्ट माने जाते थे। पर अब कितना है, 18। हो सकता है अब आगे जाके 15 और 16 हो जाए, पर अभी 1989 से 18 हो गया एडल्ट मानते नहीं। An amendment to the constitution reduced the eligibility age to 18. Adult franchise कहती है that all the citizens are able to participate in the process of selecting their representative. यहाँ पर आपकी इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपका काम कर। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं that giving the right to vote irrespective of qualification ये राइट नहीं। ठीक है, आप पहले तो यही बोला गया था, अरे भाई गरीब लोग कैसे वोट करेंगे, ये तो बेचारे को तो पढ़ा लिखा भी नहीं आता, कैसे वोट करेंगे, ये भी सिस्टम हुआ था। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, बी आर अम्बेडकर वाज द ड्राफ्टिंग चेयरमैन, इन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो ऐसा काम करेंगे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तैयार। ही बिकेम अ लाफिंग स्टॉक। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। एक न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ही इज गोइंग टू बिकम द लाफिंग स्टॉक फॉर बिफोर द इलेक्शंस ऑफ 1952। तो बहुत लोग हंस रहे थे कि क्या कर रही है, गरीब लोगों को दे रहा है वोटिंग राइट्स, इसने डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया जवाहरलाल नेहरू ने। बट जब हुआ तो लोगों ने हैट्स ऑफ किया जवाहरलाल नेहरू को। जब पहली बार राइट टू वोट दिया गया, इलेक्शंस दी गई, ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस एंड बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास कुछ मिनिमम एज है जिसके ऊपर करा जाए। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द मिनिमम एज टू इलेक्शन? ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट? दैट इज 18। कब हुआ? 1989 में। पहले क्या था, कौन सा, ये सब ना 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, या मार्क कर लेना। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलती है कि हमारे पास का मतलब क्या हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज का, कि हम एडल्ट से ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी होता है कि इफ यू आर अ कैंडिडेट हु वांट्स टू स्टैंड इन लोकसभा, आप इलेक्ट होना चाहते हो, तो हमारे पास क्या एज होनी चाहिए उसकी? 25 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू गेट सिलेक्टेड इन लोकसभा? 25 ईयर्स। अब यहाँ पर अगर कुछ इम्प्रिजनमेंट ये भी रखी हुई है कि अगर किसी ने 2 साल या 2 साल से ज्यादा जेल गया हुआ है, वो नहीं बन सकता।
इनकम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एजुकेशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई अनपढ़ जो होते हैं, मतलब पर कम पढ़े लिखे लोग भी, वो भी नेता बन जाए। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, ये क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स। आज हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन से आगे नहीं कर रहे हैं, और उससे पहले जो हमारे टॉपिक्स हुए हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस इन इंडियन डेमोक्रेसी का पहला क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन 1 मार्कर, डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सब ना 1 मार्कर के क्वेश्चंस है। व्हाट इज एफपीटीपी एंड व्हाट इज पीआर, दोनों की फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशंस इन इलेक्शंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ reservations in elections? How many seats are reserved for SCs and STs? How many seats are reserved for SCs and STs? Next question. What is the system of elections? अब ये आंसर सुन लीजिए, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये तो इससे पहले वाले तो सारे नॉर्मल थे। इलेक्शंस होता है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, इसका आंसर ऐसे होगा, इट इज अ प्रोसेस in which people select their representatives who govern and administer the country on behalf of people. तो ये आपने लिखना है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म इलेक्ट्रल बिहेवियर इंडिकेट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल मेजॉरिटी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल माइनॉरिटी? ये सारे चीजें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीक्रेट बैलेट? सीक्रेट बैलेट क्या होता है कि जहां पर हम लोग वो पहले अपना बैलेट पेपर में डालते थे, चिट्स डालते थे कि क्वेश्चन बने, पुराना सिस्टम। अब क्या है, ईवीएम। तो ईवीएम के बारे में भी लिख लीजिए। ईवीएम कब आया? 2004 में आया था ईवीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हटा दो। कैन इलेक्शंस बी हेल्ड विदाउट डेमोक्रेसी? कैन इलेक्शंस बी हेल्ड विदाउट डेमोक्रेसी? हाँ, आपको रीजन बताना है। यस, कैन इलेक्शंस बी हेल्ड विदाउट डेमोक्रेसी? What are the limitations for universal adult franchise? What are the limitations for universal adult franchise? अब आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे। ये तो 2 मार्कर्स थे। नाउ द 4 मार्कर्स। What is the difference between direct and indirect method of elections? अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा बुक से हटकर है, पर ये आपको करने हैं। बाय इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस में क्या फर्क है? अब बाय इलेक्शंस वो होते हैं कि एकदम से कोई आपका बंदा जो है वो मर गया,
ठीक है, आपका कोई नेता मर गया, मिड टर्म इलेक्शंस तो हो गए जब आपकी पूरी की पूरी सभा बीच में गिर गई, मतलब आपकी सरकार पूरे 5 साल काम ही नहीं कर पाई, दैट इज नोन एज मिड टर्म इलेक्शंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट भी आ जाएगी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है? एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, explain the term political participation in the light of citizens of the country. बस यही तक करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।